वेलकम टू एयर साइंस एकेडमी। आप सभी को एयर साइंस एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7। और एक पार्ट हम लोगों ने पहले देख चुके हैं और जहां तक देख लिए उससे आगे हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक तागड़ा और एक बहुत ही बड़े मोटिवेशंस के साथ। कहते हैं आँखों में नींद बहुत है, कि कहते हैं आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। ये कहते हैं आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो खोना नहीं है इसको, इसी समय को आप अच्छे तरह से लुत्फ़ उठा करके अपने रिजल्ट को बेस्ट और बहुत ही बढ़िया बनाइए। चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार श्री गणेश कर लेते हैं हम लोग। चलिए जो आज का जो टॉपिक है ध्यान से देखिएगा। आज का टॉपिक है क्या, जहाँ तक देख लिए उससे आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक चुनाव का प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। ये क्या है? ये एक क्या है? सिद्धांत है। क्या ये सिद्धांत है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। और इसका जो दूसरा नाम इसी से जान सकते हैं हम लोग, दूसरा नाम इसका हो सकता है प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है इसका? प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। और अगर और दूसरे नाम से जानना चाहते हैं तो इसे कहते हैं डार्विनवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं हम लोग? डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं इसे हम लोग? डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो है क्या है? प्राकृतिक, जो आज का टॉपिक है क्या है? प्राकृतिक द्वारा, है ना, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, और इसे अलग नाम से जानते हैं डार्विनवाद का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति थे, वो देने वाले व्यक्ति कौन थे? डार्विन थे। कौन थे? डार्विन थे, है ना। चार्ल्स डार्विन जो है इन सिद्धांतों को दिए हुए थे। चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत को दिए थे। कौन सी सिद्धांत को? डार्विनवाद को देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो डार्विनवाद, डार्विन यानी कि चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत को दिए हुए थे, डार्विनवाद का सिद्धांत। देखते हैं थोड़ा सा हम लोग चार्ल्स डार्विन के बारे में। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखने का प्रयास करें तो इनका जन्म का सबसे पहले बात करें कि चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु का बात करें कि इनकी मृत्यु कब हो चुकी थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई 1882 ईस्वी में हुए थे। और भी देखने का प्रयास करिएगा कि इनका ये कौन से देश से बिलोंग्स करते थे। तो ये जो इंग्लैंड से, कौन से देश से? इंग्लैंड से बिलोंग्स करते थे। इनके पिताजी का जब बात किया जाए तो इनका जो पिताजी थे वो डॉक्टरे थे। क्या थे? डॉक्टर थे। इनका पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे। और इनकी माँ, इनकी जो माताएं थी, है ना, यानी कि किसकी माता है? चार्ल्स डार्विन का। जो चार्ल्स डार्विन जो है, इनके जो माएँ थे, है ना, इनकी जो माँ थी वो इनके जन्म के यानी कि 8 वर्ष बाद, जब चार्ल्स डार्विन 8 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 8 वर्ष के थे, तभी इनकी माँ इनको छोड़ करके चले गई। यानी कि इनकी जो माँ है, इनकी मृत्यु हो गई जब चार्ल्स डार्विन 8 वर्ष के थे तब। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, इसका दूसरा नाम प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, इसको तीसरा नाम से जाने तो डार्विनवाद का सिद्धांत। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन का जो जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में हुआ था। इसकी मृत्यु का बात करें तो 1822 ईस्वी में हुआ था। आगे देखने का प्रयास करिएगा। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, है ना।
इसकी बात करें कि ये कौन से देश से बिलोंग्स करते थे, तो ये इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग थे? इंग्लैंड से। इनके पिता जो थे वो डॉक्टर थे और इनकी माँ इनको 8 वर्ष की उम्र में ही छोड़ के चल गए हैं और इनकी पालन पोषण इनके पिताजी के द्वारा किया गया है। चलिए थोड़ा सा हम आगे देखने का प्रयास करते हैं, जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। क्या है? डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद का सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था डार्विनवाद के सिद्धांत में? तो इन्होंने कहा हुआ था, चार्ल्स डार्विन ने इस बातों को कहा कि प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक के अनुसार, प्राकृतिक के अनुसार है ना, प्राकृतिक के अनुसार है ना, प्राकृतिक के अनुसार जीवों में परिवर्तन को ही क्या कहा ने? इन बातों को कहने वाले जो व्यक्ति यानी कि प्राकृतिक के अनुसार जीवों में जो परिवर्तन होंगे उसे ही क्या कहा जाएगा? डार्विनवाद का सिद्धांत। और इसी बात को कहने वाले जो व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन थे। और इसी को हम लोग कह सकते हैं, यानी प्राकृतिक के अनुसार जीवों में जो परिवर्तन होते उसे ही हम लोग कहेंगे प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों में प्राणियों का विकास या प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत कहेंगे हम लोग। यानी कि प्राकृतिक है उसके अनुसार किसी जीव में किसी प्रकार के परिवर्तन आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? है ना, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें अगर नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से देखिएगा कि प्राकृतिक के अनुसार जो जीवों में परिवर्तन होंगे, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम मानिए कि कोई पौधा मान लीजिए जो रेगिस्तान की तरफ है, रेगिस्तान में है ना, रेगिस्तान जहाँ पे पानी की जो कमी होती है, वो वाले जगह जो है रेगिस्तान, जहाँ पानी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं और उनमें जो कुछ मानिए कि कोई पत्ते होते हैं, है ना, कोई पत्ते हैं, पतियाँ हैं, उसमें देखिएगा कोई रेगिस्तान वाले जो पौधा होते हैं उसमें इस प्रकार से कुछ छिद्र इसी प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। और इसमें छिद्र अगर कहीं से इसको अगर पानी मिलते हैं तो इस पानी को क्या कर लेते हैं? संचित यानी कि जमा करते हैं। और जमा करने के बाद साइड से इसमें कांटे नुमा रचना इस प्रकार से कुछ बन जाते हैं। मतलब ये कुछ अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन दे देते हैं, प्रकृति के अनुसार दे देते हैं। अगर यहाँ से अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा और बढ़ के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो था चार्ल्स डार्विन जो था, इन्होंने देखिए ध्यान से क्या कहा था। अगर किसी व्यक्ति को मानिए, इन्होंने अपने बातों को सत्यापित करने के लिए इन्होंने देखिए क्या कहा था। अगर मानिए कोई व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का ठंडी का मौसम में भी, अगर ठंडी के मौसम में किसी व्यक्ति को बिना कपड़े के ठंडी के मौसम में अगर उसको खड़ा कर दे बाहर में, तो उसके साथ क्या हो सकता है? कोई इंसान है, अगर कोई इंसान को ठंडी में बिना कपड़े का, ठंडी है और बिना कपड़े का उसको अगर खड़ा कर दे तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? तो बहुत सारे आदमी कहेंगे सर उसको मतलब कि विभिन्न प्रकार के उसके साथ क्या हो सकते हैं, जैसे कि किसी को अगर ज़्यादा कोमल हवा मार दिया, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इतनी ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा नहीं कुछ होगा तो जो करके किसमिस तो जरूर हो जाएगा, है ना। कुछ व्यक्ति का ऐसा कहना रहेगा सर ये मारा जाएगा, यानी कि 99 बच्चे का ये % कहना रहेगा कि सर ये जो है यानी कि मारा चले जाएगी। इंसान क्या हो, उसको बिना कपड़े का ठंडे में खड़ा कर देगा तो इंसान क्या हो जाएगा? मारे चले जाएंगे। कुछ व्यक्ति का ऐसा कहना है सर ये जो है जिंदा रह जाएंगे, या अपने आप में परिवर्तन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? परिवर्तन कर लेंगे। यानी कि कुछ बच्चे जो है 1% जो बच्चे वो कह रहे हैं कि ये इंसान अपने आप में ठंडी में बिना कपड़े के रह करके परिवर्तन कर लेंगे। अब कोई आदमी कह रहा है कि 99% बच्चा कि ये जीवित मर जाएंगे। अब देखिए 1% जो बच्चा कह रहे हैं कि परिवर्तन कर लेंगे। परिवर्तन कैसे करेंगे ये, है ना, परिवर्तन कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब कोई व्यक्ति है यहाँ पे कैसे अपने आप में परिवर्तन। अगर ठंडी का मौसम है, समझिए अगर ठंडी का मौसम, तो ठंडी तो हम लोग तो अपना फ्रिज नहीं खोल दे कि ठंडी आ गया,
कोई तो फ्रिज नहीं खोल देगा, ठंडी आ गया, है ना। तो वो क्या है, प्रकृति के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, तो वो प्राकृतिक तो है ही। और प्रकृति के अनुसार अगर वो, है ना, जीवित रह मतलब कि अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे बताइए। अपने आप में अगर वो परिवर्तन करते हैं, है ना, अपने आप में वो क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। उसे हम लोग कहेंगे क्या, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत कहेंगे, है ना। उसे हम लोग ध्यान से देखिएगा आगे। तो हम लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे, अगर प्राकृतिक के अनुसार, जैसे कि बात की हम लोगों ने कि प्रकृति के अनुसार जीवों में जो परिवर्तन होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत कहते हैं। तो आगे देखिए ध्यान से, यानी कि एक इंसान है जो 99% व्यक्ति कह रहे हैं कि मारे जाएंगे, 1% कह रहे हैं कि व्यक्ति जीवित रहेंगे। और ये इंसान अगर अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, प्राकृतिक के अनुसार जो ठंड दिए गए उसमें अगर ये अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, तो क्या कहलाएंगे, ये प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ के पूरा पूरा समझ लेंगे। मानिए कि किसी व्यक्ति के पास, है ना, कोई गाय है, या किसी व्यक्ति के पास कोई भैंस है कि नहीं है। अब अभी पता चल जाए किसी के पास कोई बकरी है ना। तो हम लोग ठंडी में क्या करेंगे, ये गाय को, अगर जिसके पास गाय है, वो क्या करेंगे, उसको आराम से किसी प्रकार के इधर उधर कंबल उम्बल कुछ भी उसको ओढ़ा करके क्या करेंगे, रखेंगे, यानी कि उसको ठंड से बचाव के लिए देंगे। उसके बाद भैंस आ गया, तो भैंस को भी क्या किया जाएगा, उसको भी उसी प्रकार से गाय की तरह ही ओढ़ाएंगे। उसके बाद हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये बकरी है, तो कभी कभी आदमी अपना शर्ट पहना देता है उसको, कुछ है ना, तो बोरा उड़ा कुछ पहना दिया उसको, है ना। तो ये सारे इसको तो यानी कि ठंडा में बचने के लिए तो मिल जाते हैं। अब वहीं पे बात आया जंगल में जो रहने वाले जानवर, जैसे कि हम बात कर ले हाथी, तो हाथी को कोई जाएगा पहनाने के लिए, कोई जाते हैं पहनाने के लिए, कभी ठंडा में जाते होंगे तो कमेंट में बताइए, है ना। हाथी हो गया, कोई बाघ हो गया, तो बाघ को जो है ना, बाघ है तो उसको कोई जाएगा पहनाने के लिए, वो लोग क्या करता है, ठंडा में वो लोग भी जीवित रहता है ना। तो ठंडा में वो लोग भी जीवित रह करके खुद में अपने आप में परिवर्तन लाता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो ठंडे दिए गए हैं, तो ये अपने आप में परिवर्तन रह करके जीवित रहते हैं। और इसी बातों को कहने वाले व्यक्ति थे डार्विन, यानी चार्ल्स डार्विन। कौन थे, ध्यान से देखिएगा, चार्ल्स डार्विन थे। और इस सिद्धांतों को कहा इन्होंने सिद्ध करके डार्विनवाद का सिद्धांत कहे। क्या कहें, डार्विनवाद का सिद्धांत। तो डार्विनवाद का सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया। प्रकृति के अनुसार जीवों में जो परिवर्तन आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं। चलिए, अगर इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई होगी तो जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगता हो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी करने का प्रयास करिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए, दो ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लेकर के आते रहते हैं। देखिए, एक तो हो गया समजात अंग, ये क्या है, समजात अंग। दूसरा क्या है, असमजात अंग। एक है समजात अंग, दूसरा है समजात, एक है असमजात अंग। दो अंग है, ध्यान से देखिएगा। एक है समजात अंग, समजात अंग, दूसरा क्या है, असमजात अंग। समजात अंग किसे कहेंगे हम लोग, समजात अंग क्या है। तो देखिए, कभी कभी हम लोग को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता रहता है। देखने में जो है ना, कुछ कुछ का जो बनावट है, संरचना है, वो एक जैसा ही होगा। कुछ कुछ ऐसा चीज होते हैं जो संरचना यानी कि देखने में बिल्कुल सेम लगेगा, पर उसका काम अलग अलग हो जाता है। तो जो चीज़ आपको देखने में सेम लगे, और जिस जिस अंग की अगर कोई अंग देख रहे हैं आप, अगर देखने में वो समान लग रहा है आपको, है ना, देखने में कैसा लग रहा है, समान लग रहा है, और कार्य उनका अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि काम उसका जो है ना अलग अलग है, तो उसको जो हम लोग कहेंगे, वो कहेंगे समझात अंग। अगर वो अंग देखने में अलग हो और काम जो है सेम हो, तो उसी हम लोग कहेंगे असमजात अंग। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, कहते हैं
कि ऐसे दो अंग, है ना, ऐसे दो अंग जो देखने में कैसा हो, देखने में समान हो, देखने में समान हो, है ना, लेकिन, है ना, लेकिन कार्य जो है, काम जो है, अंग है तो काम तो करवे करिएगा, लेकिन कार्य, है ना, अलग अलग हो तो उस अंग को समजात अंग कहते हैं। उस अंग को हम लोग क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। यानी कि जो अंग, है ना, ऐसे दो अंग जो देखने में कैसा हो, समान हो, एक जैसा लगे, है ना, देखने में एक जैसा लगे और काम अलग अलग करे, तो उस अंग को हम लोग कहेंगे समजात अंग। कैसे अंग कहेंगे, समजात अंग। जैसे कि हम लोग बात कर ले, आपके घर गांव में देखते होंगे, मिलता भी होगा। देखिए मनुष्य, तो हम लोग भी तो मनुष्य ही है। मनुष्य का हाथ ले लीजिए, है ना, अब कुत्ता सब है तो कुत्ते का जो है, कुत्ते का अग्रपाद या बिल्ली का अग्रपाद, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, कुत्ते, मनुष्य का जो हाथ है, मनुष्य का जो दो हाथ है, कुत्ते का जो दो अग्रपाद है, यानी कि जो अग्रपाद उसका होता है, देखने में देखिएगा दोनों समान ही होता है, पर उसका जो रचना जो है समान है, पर काम मनुष्य क्या करता है, नहाने धोने, खाने पीने, दिस टाइप में बहुत सारे अनेक प्रकार के काम करते हैं। ये कुत्ता जो है, कुत्ता भी करते हैं अनेक प्रकार का, पर जो उससे मनुष्य करते हैं वो कुत्ता उस अंग से वो कार्य नहीं कर पाते हैं। अब ये देखिए, ये इस तरह इस्तेमाल करें, किसी का गया दूध हरा दिया, बिल्ली है तो किसी का गया दूध हरा दिया, कुछ कर दिया, जिस तरह मतलब नुकसान पहुंचाने में बिल्ली सब खूब एक्सपर्ट होते हैं, रहते हैं। तो ये जो हो गया, यानी कि कुत्ते, यानी कि मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपात, बिल्ली का अग्रपात, ये सारे का सारे जो है देखने में, यानी कि मनुष्य से देखने में जो हाथ मिल रहा है वो समान मिल रहे, पर दोनों का कार्य अलग अलग है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समझात अंग कहेंगे। कौन से अंग कहेंगे, समझात अंग कहेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, ये जो समझात अंग है, समझात अंग किसे कहेंगे, तो यानी कि वैसे दो अंग, वैसे दो अंग जो देखने में अलग अलग हो परंतु कार्य समान हो, कार्य कैसा हो, समान हो, तो उसे हम लोग कहेंगे असमजात अंग। यानी कि देखने में जो होगा वो अलग अलग होगा, देखने में आपको अलग लगेगी, पर उनका जो कार्य मिलेगा वो समान मिलेगा। जैसे कि हम लोग अगर जैसे कि देख लीजिए ध्यान से कुछ बातें, अब बताइए कि यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे प्रकार से लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ले लिए, मानिए कि किसी का पंख है, किसी का पंख है ना, कोई भी पक्षी का एक पंख है, मानिए किसी का ये पक्षी का ये पंख हो गया, क्या है, पंख है। अब मानिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये भी मान लीजिए कि ये क्या है, तितली का, किसका, तितली का मानिए कि ये क्या हो गया, तितली का पंख हो गया, ये तितली का पंख है, किसका है, तितली का पंख हो गया। अब ये तितली का पंख, ये दोनों जो है ध्यान से देखिएगा, दोनों का संरचना क्या एक जैसा है, नहीं, दोनों का संरचना अलग अलग है, पर इनका देखिए कार्य जो होता है, ये भी उड़ने का काम करता है, ये भी किसी पक्षी में, कौवा में हो, किसी में हो, है ना, तो ये भी क्या करेगा, उड़ने का काम ही करेगा पंख से, और ये भी उड़ने का काम करेगा, मतलब काम दोनों का समान मिल रहा है, पर इन दोनों का संरचना क्या आपको एक जैसा दिख रहा है, अगर दिखता हुआ तो बताइएगा, नहीं दिखता हुआ तो बोलिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोनों का क्या है, यानी कि देखने में दोनों क्या है, एक समान नहीं है, लेकिन इन दोनों का काम जो हम लोग देख रहे हैं वो समान देख रहे हैं, काम इन दोनों का एक ही जैसा है। तो काम एक जैसा हो और देखने में अलग हो तो असमजात अंग बोलेंगे, है ना। अगर देखने में समान हो, काम अलग हो तो समजात अंग बोलेंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक एक और है, चलिए देखिए ध्यान से। अगले जो टॉपिक्स है ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है मनुष्य, क्या है, मनुष्य
का गुणसूत्र, है ना, मनुष्य का गुणसूत्र। तो हम लोग किसको अब देखने वाले हैं, मनुष्य के गुणसूत्र को देखने वाले हैं। एक ये गुणसूत्र क्या होता है, यानी कि कोशिका के नाभिकीय, कोशिका के नाभिकीय जो होगा, कोशिका का जो नाभिकीय है, कोशिका के जो नाभिकीय होते, कोशिका के नाभिकीय में, है ना, कोशिका के नाभिकीय में जो धागे जैसा रचना को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि कोशिका के नाभिकीय में जो धागे नुमा रचना आपको देखने को मिलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र, इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है ना। तो क्या कहते हैं, इसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए ध्यान से कि गुणसूत्र जो है क्या है, ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं 46, यानी कि 23 जोड़ी। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर ये कोई लड़का हो गया, है ना, ये कोई लड़का हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये कोई लड़का हो गया, ये कोई लड़की हो गई, ध्यान से देखिए, ये कोई लड़की हो गई, है ना, ये कोई लड़की है, ध्यान से देखिए। अब ये कोई लड़की है, अब देखिएगा ध्यान से कि इस लड़की में, ये लड़का जो है, लड़का में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो लड़का में भी यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। कितने क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, और 23 जोड़ी, कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएंगे लड़का में भी, और 23 जोड़ी, यानी कि 23 जोड़ी लड़का में भी, 46 गुणसूत्र इसमें भी पाए जाएंगे, इसमें भी 46, यानी कि दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, लड़का हो या लड़की, दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र उपलब्ध होंगे ये दोनों में। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो 46 इसमें भी है, 46 इसमें भी है, ये 44 इसमें सेम रहेगा, इसमें भी 44, मतलब 44 दोनों में सेम रहेगा, पर दो वाला जो इसमें अलग अलग हो जाएगा, ये XY हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस में, ये दोनों XX ही हो जाएगा। यानी कि 44 इधर है, ये 2 इधर हो गया तो 46 हो गया, इधर 44 है, इधर 2 हो गया XX, तो क्या हो गया 46। यानी कि दो ऐसे गुणसूत्र हैं जो दोनों में मैच नहीं करते रहते, इसमें एक XY होता है, इसमें XX ही होता है। तो गर्ल्स में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और बॉयज में XY दोनों गुणसूत्र उपलब्ध होते देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई लड़का हो, है ना, और ये कोई लड़की हो, और वो लड़का और लड़की में, है ना, यानी कि कैसे लड़का हो या लड़की होगा, कैसी ये बातों को पता लगाई जा सकती है। अगर लड़का है या लड़की, इस बातों की पता कैसे लगाई जा सकती है, ध्यान से देखिएगा, है ना, लड़का होगा या लड़की, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब देखिए कोई लड़का है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कोई लड़की है, कब क्या होने की संभावना रहेगी, तो ध्यान से देखिए। लड़का में कौन कौन सूत्र, XY दोनों पाए जाते हैं, इसमें XX ही पाए जाते हैं। अगर मानिए सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा इससे, है ना, X गुणसूत्र निकला, और इससे यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा लड़की से भी क्या निकला, X गुणसूत्र, तो दोनों का दोनों क्या निकल गया, XX ही निकला। तो दोनों से, यानी कि X लड़का से भी, X लड़की से भी गुणसूत्र निकले, तो दोनों का दोनों क्या हो गया, X। तो यहाँ पे जो होने का संभावना रहेगा बच्चे को, संतान को, तो वो लड़की होने की संभावना रहेगी। अगर लड़का से X निकले और लड़की से भी X निकले, तो वहाँ पर लड़की होने की संभावना उपलब्ध होते हैं। आगे देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से Y गुणसूत्र निकलते और यहाँ से, तो Y निकलने की कोई संभावना ही नहीं, X ही निकलेगा। तो यहाँ से अगर Y निकलते हैं और यहाँ से X निकलते हैं, तब क्या होने की संभावना रहेगा, तब जो होने की संभावना रहेगा वो लड़का होने की संभावना रहेगा। यानी कि Y और X जब गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़का होंगे, और XX गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की होंगे। तो ये वाला जो था, यानी कि लड़का और लड़की होने की संभावना। तो ये बात बताइए कि लड़का और लड़की होने की कितने % संभावना होते हैं, तो 50%, कुछ भी लड़का या लड़की हो सकते हैं। समझ गए इतने बातों को। तो थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि देखिए कभी कभी, है ना,
बताइए कि अगर लड़का हो या लड़की, इसके लिए किसको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब कि कोसा किसको जाता है, पर गलती किस मतलब किस में डिमेरिट होते हैं, किस में कमी होती है। तो ध्यान से देखिए, इसके पास, लड़की के पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि लड़का हो, इसके लिए इसमें कुछ ऐसा उपलब्ध है ही नहीं, इसकी कोई गलती है ही नहीं। गलती तो इधर उधर शायद है, पर गलती इसकी भी नहीं है, क्योंकि ये तो है ना अपने हाथों की बातें नहीं है। तो ये एक्स वाई हो गया, इधर क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। इधर तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि दोनों में एक्स ही है। इधर एक्स वाई भी है, तो वाई इधर है, इधर से वाई जाएगा, इधर से एक्स आएगा, तब जाके लड़का होगा, है ना। तो इधर वाले में से, यानी कि जो पुरुष वाले जो भाग होते हैं, उसमें से एक्स वाई दोनों उपलब्ध होते हैं। तो दोषी हमारे हिसाब से, जब गांव घर में इस बात होती है, तो दोषी इसे होना चाहिए, ना कि इसे होना चाहिए, लड़की को, है ना। तो इतनी बातों को समझ गए तो आप लोग अब शिक्षित हो रहे, तो इस बातों को अगर कहा जाए तो आप समझा सकते हैं कि ये लड़का नहीं, लड़की नहीं, लड़के में ही कमी होती है, लड़के में नहीं। तो इस बातों को हम लोगों ने क्या किए, देख लिए, यानी कि मनुष्य के जो गुणसूत्र है उस बातों को हम लोगों ने यहाँ तक देखे हैं। और आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप लोगों को मैथ की जो क्लास है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा, और ऑल सब्जेक्ट का आपको उपलब्ध कराया जाए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे की ओर बढ़ाइएगा। थैंक यू।